नमस्कार टीचर्स। मेरा नाम डॉक्टर सिमी महाजन है और मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आज आप सबका आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप हमारा जो लोग सेशन रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 2 हफ्तों से हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटीज की, कि दिव्यांगता क्या है और दिव्यांग बच्चों के लिए क्या अधिकार हैं और किस तरीके के अभी हमने 21 जो डिसेबिलिटीज हैं जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत अ, स्थापित की गई हैं, उसमें से हम अभी लेके चल रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की लर्निंग डिसेबिलिटीज को लेकर। तो पिछले सेशंस में आपने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, एडीएचडी क्या होता है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। तो ये सब के बारे में आपने जानकारी ली और सभी टीचर्स का यही कहना था कि मैडम बच्चे तो अब हमें समझ आ गया, पहचान लेंगे, अब इनके साथ कक्षा में क्लास में कैसे हमें डील करना है इसके बारे में बताइएगा। तो आज का सेशन उसी के अंतर्गत है। आज हम सीखेंगे कि क्या एज अ टीचर आपका रोल रहेगा अगर आपकी क्लास में इस तरीके के बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशली जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ हैं, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि अति क्रियाशीलता एडीएचडी का बच्चा हो या अधिगम अक्षमता का बच्चा हो लर्निंग डिसेबिलिटी का, या फिर ऑटिज्म का बच्चा हो, और या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अगर ऐसे बच्चे हैं तो आपका एज ए शिक्षक क्या रोल रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम अपने एक प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। भैया। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी टीचर्स, आप अपना म्यूट बटन ऑन कर लीजिए सो दैट कि सभी लोग बाकी सब लोग डिस्टर्ब ना हो। तो क्या आप सब लोग ये प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? यस मैम, यस। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे, देखिए शिक्षक का रोल सिर्फ विषय मुक्त शिक्षा देना नहीं है कि आपने कोई सिर्फ पढ़ाने की बात कर रहे हैं या सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक का रोल इन बच्चों के साथ क्या अन्य बच्चों के साथ भी और चीजों पे भी आता है, जैसे कि बच्चे के बिहेवियर की बात करना कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसको उसको कैसे आप ऑल्टर कर सकते हैं, या उसके अंदर सोशल स्किल जो आपस में परस्पर लोगों के साथ उसका व्यवहार है उसमें कैसे आप चेंज ला सकते हैं या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम बात करते हैं दिव्यांग बच्चों की, तो और भी ज्यादा इस बारे में आपका रोल बढ़ जाता है, क्योंकि इन बच्चों के साथ जो है बिहेवियर की परेशानी वगैरह जो है वो ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ जो भी उनकी लिमिटेशंस होती हैं, उनके काम करने में जब उनको कठिनाई होती है या वातावरण उनके मुताबिक नहीं होता, तो उसका प्रभाव सीधा ही उनके जो है बिहेवियर पे, उनकी मनस्थिति पे पड़ता है। और वो और तरीके से जो है साधारण लोगों की तरह कई बारी वो बिहेवियर वो नहीं दिखा पाते हैं। तो ऐसे में एक शिक्षक का समझना कि बच्चा का क्या बिहेवियर पैटर्न है, किस वजह से वो ऐसा होता है, क्यों उसका स्वभाव में अचानक चेंज कैसे आ जाता है, तो इन सारी बातों का शिक्षक के लिए जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे का जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, अगर वो कक्षा के मुताबिक सही नहीं होता, तो वो बच्चा खुद भी नहीं लर्न कर पाता, और ये भी हो जाता है कि और बच्चे भी उसकी वजह से लर्न नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है एक शिक्षक के लिए, सबसे ज्यादा यही आती है कि मैडम की अगर ये बच्चा हमारी क्लास में होता है तो हम
उसको संभालें, क्योंकि और बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन अगर आपकी कक्षा में कभी ऐसे बच्चे आए हैं, तो कितने जो अध्यापक ये मानते हैं कि उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सारी कक्षा को संभालना और उन 2 बच्चों को संभालना। अगर आप एग्री करते हैं, आप थंब के साथ अपना इशारा मेरे को दे सकते हैं कि हाँ, ऐसा आप भी मानते हैं। इशारा मतलब मैम समझा नहीं। इशारा मतलब कि आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स, जो शीट रिस्पॉन्स बना होगा, उसमें ना थम्स अप का एक निशान है। जब भी मैं आपसे पूछूं हाँ या ना में, अगर आप अग्री करते हैं तो थंब वाले निशान पे आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है तो क्लैपिंग का भी बना हुआ है, आप क्लैप भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा हम बोलने का इंटरेक्शन अभी इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि डिस्टरबेंस ज्यादा होती है। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे बोलेंगे तो किसी को कुछ गेन नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि डिजिटल क्लासरूम, आप अब तक तो आप सब टीचर्स भी बहुत ट्रेन हो गए होंगे कि हम उसके उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो अगर आप देखें कि जूम के अंदर अगर नीचे जाते हैं तो आप देखिए एक रिस्पॉन्स करके वर्ड लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो अंगूठे का निशान बना हुआ, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाह रही थी आप शिक्षक से कि क्योंकि मेरे को पता रहेगा कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आप मेरे साथ हैं कि नहीं। तो जैसे मैं कह रही थी कि सबसे पहले जरूरत है कि विषय एकेडमिक नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चे के बिहेवियर में सुधार लाना, उसके स्वभाव में सुधार लाना। और वो भी कहीं ना कहीं शिक्षक की जिम्मेवारी बन जाती है अगर उनको एक क्लासरूम प्रॉपर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो आज का जो सेशन है, आज हम बात करेंगे कि बिहेवियर से संबंधित क्या क्या चेंजेस हैं जो एक शिक्षक, अगर उनके क्लास में दिव्यांग बच्चे हैं तो क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं सो दैट कि आपका क्लासरूम भी अच्छा रहे, वो बच्चा भी सीख सके और अन्य बच्चे भी उन बच्चों के साथ सीख सके। तो सबसे पहले हो जाता है कि टीचर का रोल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की, पहले तो उन बच्चों को पहचानना। और वो हम कर चुके हुए हैं, जो हमारे पहले सेशन थे हमने आपको यही सिखाया था कि कैसे आप अगर इतने सारे बच्चों में आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये बच्चा अधिगम अक्षमता का है या अति क्रियाशीलता का है या फिर ये ऑटिज्म का है और या फिर ये बौद्धिक अक्षमता का केस है। वो उसके लिए हमने आपको चेकलिस्ट दी थी, आपको सिखाया था। तो सबसे पहले आपको बच्चे को पहचानना है। तो बच्चे को पहचानने का मतलब क्या है? बच्चे को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे स्कूल में शोर मचा दें कि ये बच्चा बौद्धिक अक्षमता का है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पहचानने का मतलब आपको ये स्किल इसलिए दिया जा रहा है कि सो दैट कि आपको अब पता चल गया कि ये अगर ये बच्चा है तो आपको उसकी परेशानियां भी अब समझ आती हैं कि ये बच्चा का जो लर्निंग का तरीका है वो इस तरीके से होगा, उसके सीखने की प्रतिभा अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है, उसकी जरूरतें क्या हैं। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है इस बारे में दी जा रही है कि अगर आपकी कक्षा में ये बच्चे हों, आप उनको पहचान सके और उनके लिए सही माहौल बना सके कक्षा में, ये पर्पस है। और इस ट्रेनिंग का बिल्कुल भी पर्पस ये नहीं है कि हम उस बच्चे को लेबल करके सभी लोगों के बीच में ये शोर मचाना शुरू कर दें कि बच्चा ये डिसलेक्सिक है या ये बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का है, क्योंकि हम बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यही पूरी ट्रेनिंग का पूरा निचोड़ भी यही है कि समावेशन करना है, उसको अलग नहीं करना है। तो समावेशन में कहीं पे उसको ये नहीं जतलाना कि वो और बच्चों से अलग है। आपको पता है कि वो और बच्चों से अलग है और उसको हर समय यही आभास दिलाना है कि वो सामान्य बच्चों जैसा है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ यहाँ कहना चाह रही हूँ। बच्चा अलग है, औरों से बहुत अलग है, स्पेशल है। ये एक टीचर के लिए जानकारी होना जरूरी है, लेकिन उसको इस जानकारी का इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो माहौल कक्षा में ये बना सके कि उसको ये विश्वास दिला सके नहीं, वो अन्य बच्चों की तरह ही सामान्य है और सब कुछ कर सकता है। मैडम तो सबसे एक बच्चा है हमारे क्लास में, वो बोल नहीं सकते हैं। हाँ जी,
he cannot speak हाँ जी। mouth. हम्म। हमारे क्लास में एक बच्चा है, वो बोल नहीं सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपके पास बाद में आऊँगी। मैं ये चाहूँगी कि मेरे को आधे घंटे के लिए आप बोलने का समय दें, मैं सारी बातें कह लूँगी और मेरे को लगता है कि बातों-बातों में ही आपको अपने प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएँगे। उसके बाद कोई भी प्रश्न होता है या हमें आपस में डिस्कस करना है, तो हम सेशन के बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि जब आपने पहचान लिया, एक तो है कि आपको काम क्या करना है वो हम बात करते ही रहेंगे और आगे-आगे भी करते रहेंगे। दूसरा है कि उसकी जो सूचना है सही जगह पे देनी है। सूचना सही जगह का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं पे अभिभावकों को भी प्रेरित करना होगा कि बच्चे की जाँच करानी है। बच्चे को जो आपके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है जहाँ पे जांच होती है, वहां पे बच्चे की जांच हो, पता हो कि बच्चे को ये हो सकता है और अगर जांच होती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं पे अगर डिसेबिलिटी में आता है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। ये सब करने से ये फायदा होगा कि काफी शिक्षक या टीचर्स हमसे कहते हैं कि मैडम हम बाहर कैसे इस बच्चे के साथ अलग करें, क्योंकि अगर स्कूल में जब अधिकारीगण आते हैं तो हम उनको कैसे जस्टिफाई करें कि इस बच्चे के लिए हम अलग कुछ साधन कर रहे हैं जब तक कि उसका कोई प्रमाण पत्र ना हो। तो अगर अगर ऐसे जैसे कि हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि ऐसा जब बच्चा होता है तो सरकार की तरफ से जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत उसको बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं उसके शिक्षा के काल में भी और उस जब वो आगे बड़ा होके नौकरी भी मेरा करता आवाज तब भी आएगा बहुत नहीं सारी नहीं सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसे नहीं में सुना अगर उसका प्रमाण पत्र बनता है तो आपके लिए उसके वो साधन जुटाना आपके लिए आसान हो जाता है। आपको पूरा जो आपको पूरा आपका डिपार्टमेंट है वो पूरा आपको सहयोग देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे को सही जगह पे रेफर करें। उसके बाद आ जाता है जिसके बारे में मैं पहले ही कह रही थी कि डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं अभी भी कहूंगी नहीं कुछ पैसा नहीं टीचर्स का मांगा बस म्यूट खाली बटन वही ऑन है। आप म्यूट बटन को ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है पीछे से। सो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि जो हम बात कह रहे थे कि सामान्य बच्चों के बीच में कहीं पे उस बच्चे को या अन्य बच्चों के बीच में ये भावना नहीं रहनी चाहिए ये बच्चा हमसे अलग है। बार बार हम अपने सेशंस में कहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता जब दो बच्चे इकट्ठे होते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता ये बच्चा कैसा है, ये मेरे से अलग है अगर आप दो बच्चों को जोड़ देंगे। लेकिन ये हम लोग हैं जो बड़े लोग हैं जो हम उनके बीच में अंतर पैदा करते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो एक टीचर का एक अध्यापक का जो नजरिया है जब वो कक्षा में उस बच्चे को भी बहुत सामान्य सहज होकर उसको अपनाता है, उसको अपनाता है और उसके साथ जैसा व्यवहार करता है वही व्यवहार आप देखेंगे कक्षा में सभी बच्चे भी वही करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है एक शिक्षक का यहाँ पे जो रोल है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट करना क्लास में, सो दैट कि वो जो वातावरण है बच्चे के लिए ज्यादा कंड्यूसिव हो सके और उसको पूरी तरह से हर तरीके की जो है उसको सुविधा और यहाँ सहयोगिता मिल सके, वो जरूरी है। और आगे चलेंगे तो सबसे पहले है कि अब इसमें कैसे आप करेंगे। कभी भी ये मत देखिए कि बच्चे की कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये ऑटिज्म का बच्चा है, लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, या जब भी आपने बोला कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है बोल नहीं सकती है, वो बोल नहीं सकती है ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम ये देखेंगे कि वो क्या क्या कर सकती है। हमेशा याद रखिए कि हर बच्चा चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके की दिव्यांगता के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी पोटेंशियल के साथ पैदा होता है। और उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, उसके पोटेंशियल को पहचानना, उसके अंदर क्या योग्यता है उसको पहचानना और उसको बाहर निकालना ही सही मायने में शिक्षा है। यही शिक्षा का उद्देश्य है, यही एक शिक्षक की भूमिका है कि बच्चे के अंदर छुपे हुए योग्यता को बाहर निकालना। तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि वो जो बच्चा है उसकी कमजोरी ना देख के उसमें देखिए कि वो क्या क्या कर
कर सकता है। जब आप उसकी योग्यताओं को निकाल लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि उसको मेरे को किस तरीके से पढ़ाना है, उसको किस तरीके से प्रेरित करना है। तो अक्सर जो हम ये बात आइडेंटिफिकेशन की कर रहे हैं, मैं फिर वहीं आऊँगी। आइडेंटिफिकेशन सिर्फ़ आपको एक डायरेक्शन दे देता है कि अच्छा ये बच्चे को में ये दिक्कत है, तो अब मेरे को पता है इसके साथ क्या करना है। आपको ये कहीं से हक नहीं देता कि आपको ये पता चल जाए तो आप समझे अरे ये बच्चा तो ये नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस बच्चे को भी नहीं पता कि उसके अंदर कितना क्या योग्यता है। ये एक शिक्षक की भूमिका है। जब आप उसको छोटे-छोटे कार्य ऐसे देंगे जिसमें शायद उसको भी विश्वास ना हो कि वो कर सकता है, और धीरे-धीरे देखते जाएँगे कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे-धीरे, धीरे बढ़ता जा रहा है। धीरे-धीरे, धीरे अंदर उसके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, जब वो कक्षा में या स्कूल में आया था, वो नहीं आई थी। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को देखना है, उसकी कमज़ोरियों को नहीं देखना है। दूसरी बात आती है कि हो सके कि गिविंग वर्बल प्रॉम्प्ट्स। वर्बल प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हिंट देना, मतलब कि थोड़ा-सा आइडिया देना। जैसे कि अगर हम भूल जाते हैं, कोई बच्चा कुछ बोल रहा होता है, भूल जाता है, तो पीछे से हम बोलते हैं सो दैट उसको याद आ जाए। तो इसी तरीके से इन बच्चों को वर्बल प्रॉम्प्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। इनको अगर कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, तो हो सकता है उसको एक बारी में नहीं आती है। तो जब भी वो अगली बारी कुछ भी करने की कोशिश करता है, अगर आप थोड़ा-सा भी हिंट दे देते हैं, छोटा-सा भी हिंट दे देते हैं, तो उसको याद आना शुरू हो जाता है। एक तो वर्बल प्रॉम्प्ट होता है, अदरवाइज़ विजुअली हो सकता है कोई चीज़ दिखाने से भी समझ आती है। तो थोड़ा-थोड़ा सा उसको हिंट दे देना, तो वो फटाफट उस चीज़ को रिकॉल कर लेगा, याद कर लेगा और फिर बोलने की और वो कार्य करने की कोशिश भी करेगा। तो इन लोगों को, इन बच्चों को अक्सर इन प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ती है, और एक शिक्षक को बहुत ही धैर्य रखना होता है जब इन बच्चों के साथ, हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगी इन बच्चों के साथ ही नहीं, सभी बच्चों के साथ। और जो पहली से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक हैं, तो उनको पता है जब बच्चे नए स्कूल में आते हैं, तो सभी बच्चों के साथ ही हमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कि तीसरी बात कि जो आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दें, आप कुछ भी उनको कोई कहना चाहते हैं, तो सीधे और सरल भाषा में बात कीजिए। जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं, बच्चों को समझ नहीं आती हैं। आपके पीछे के भाव भी उनको नहीं समझ आते हैं। उनको वही समझ आता है जब आप सीधा-सीधा बोलते हैं। अक्सर हम बड़े बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। चाहे हम अपने बच्चों की बात कर लें या कक्षा में बच्चों की बात कर लें, क्योंकि जब हमें सीधी-सीधी बात नहीं करते तो बच्चों को समझ ही नहीं आती बड़ी बात क्या होती है। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो कि कोई शैतानी कर रहा है, या वो अक्सर कक्षा में क्लास में टिक के नहीं बैठता, वो एडीएचडी का बच्चा है, बहुत घूमता रहता है। एक तरीका तो है कि आप कहेंगे कि आप एक इंस्ट्रक्शन देंगे, बेटा नहीं अभी बैठना है, एक तो ये तरीका है। एक होता है कि तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तुम्हारे जितना मर्जी कुछ कर लूं, आप बैठोगे नहीं, आपको बैठना चाहिए। तो मानिएगा उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। उस बच्चे को अगर आप छोटा और सीधा सीधा जवाब देंगे, तो शायद वो आपकी बात को सुनने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट ध्यान देगा और उस पे अमल भी करने की कोशिश करेगा। और ये बात छोटे बच्चे सभी के लिए होती है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, साधारणतः आम बच्चों के लिए भी होती है। अगर आपको कोई बिहेवियर उनमें डालना है, तो अपनी भाषा को सीधी-सीधी इस्तेमाल कीजिए। उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्द या भाषा नहीं समझ आती है। उसके बाद है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाहर का वातावरण है, उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, स्पेशली हम ऑटिज्म के बच्चों के ले तो ऑटिस्टिक जो बच्चा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसका जैसे हमने अभी पीछे सेशंस में जिन लोगों ने भी अटेंड किया, आपको पता होगा, उसका सेंसरी स्टिमुलेशन होते हैं,
कई जगह उसको ऑडिटरी स्टिमुलेशन होता है, सुनने की शक्ति, सुनने से कोई बहुत ज्यादा या तो बहुत सेंसिटिव होता है हियरिंग में उसकी, या तो बहुत ही तेज आवाज से भी उसको फर्क नहीं पड़ता, या उसको छोट थोड़ी सी भी आवाज से एकदम वो फर्क पड़ता है। उसके बाद दूसरा है दिखाई देने के अंदर, कि देखने में भी उसको कई बार विजुअल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, या फिर उसका टेस्ट बड्स ऐसी होती हैं। तो इन बच्चों के सेंसरी टच की सेंसेशन, कई बार थोड़ी सी चीज से भी उनको बहुत इरिटेशन होती है। तो इन जो ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है, या इन बच्चों के जो सेंसेशंस हैं, उनको आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर उसको वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, तो वो बच्चा जो है बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। स्पेशली ऑटिज्म का बच्चा अगर आपने देखा होगा, तो कई बारी वो बहुत ही एकदम बहुत ज्यादा चुपचाप क्लास में होता है, और बहुत ही बुरे तरीके से वो बिहेव करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि शायद उसको कोई ऐसी चीज है जो उसको परेशान कर रही होती है, और वो उसको शब्दों में व्यक्त नहीं करता, वो अपने रिएक्शंस ऐसे देता है। तो अगर आपकी कक्षा में वो बच्चा होगा, धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको उसके सेंसरी स्टिमुलेशन समझ आ जाएंगे। जैसे कि हम उसमें एक आपने चेकलिस्ट में पढ़ा होगा कि उनको चेंज पसंद नहीं है। अगर आप बच्चा एक कक्षा में एक स्थान पे बैठता है, अगर उसका आपने स्थान चेंज कर दिया, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि वो बहुत ही बुरे तरीके से रिएक्ट करे। तो ऐसे में आपके लिए वो जो परिस्थिति होती है, थोड़ी सी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति हो जाती है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी, तो आप परिस्थितियां उसके अनुकूल क्रिएट कर सकते हैं, या उसके बिहेवियर को पहले मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट कि इस तरीके की परेशानियां आपके साथ कम से कम आए। फिर है क्लासरूम रूल्स। पोस्ट क्लासरूम रूल, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि बच्चों का जो मेमोरी होता है, जो याददाश्त होती है, वो थोड़ी सी कमजोर होती है, इन दी सेंस कि उनको बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप कक्षा में जो रोज की दिनचर्या है, कुछ आपके नियम और निर्देश हैं, उसको लिख देते हैं, या किसी भी तरीके से पिक्चर्स के माध्यम से अगर आप उसको रेगुलर में लिख देते हैं, तो सिर्फ वही बच्चे नहीं, सभी बच्चों के लिए आसान होता है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप ऐसे कई सारे हैं जो आपका रूटीन है कि बच्चों को प्रार्थना करनी है, ये टाइम बच्चों को चुपचाप बैठना है, तो छोटे छोटी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, अक्सर कक्षा में रोज देते हैं। तो वो उस तरीके के नियम एंड जो निर्देश हैं, वो आप अपना कहीं पे लिख के रखिएगा, कक्षा में ऐसे जगह पे जहाँ पे सब बच्चों को नजर आता है। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 बच्चा जब सामने रोज देखेगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ धीरे धीरे फॉलो भी करना शुरू करेगा। तो जो बार बार आपको जो बोलने की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कम हो जाएगी और आसान हो जाएगी। उसके बाद है कि बच्चों को सोशल स्किल, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका स्वभाव और उसका जो परस्पर व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार जो है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के साथ देखें, तो उनको तो अपना अडेप्टिव बिहेवियर लाने में भी समय लगता है, अपना दिनचर्या का कार्य करना, खाना खाना, पानी पीना, हाथ धोना, या सबको विश करना, नमस्ते करना, इस तरीके की ही भी चीजों में दिक्कत आती है। और मैं सभी टीचर्स को ये कहती हूँ, अगर वो बच्चा कक्षा में हो सकता है किसी विषय में भी पास ना हो, कुछ भी नहीं करे, लेकिन आप स्कूल आने से, आपकी कक्षा में आने से, आपने उसको इतना भी सिखा दिया कि उसको ये समझ आता है कि कब उसको सबको विश करना है, नमस्ते करना है, कब स्माइल देना है, कब किससे बात करना है, तो मानिए आपने उसको मैम हम एजुकेशन लोग दी जा है। रहे हैं, बाय बाय। आपने उसको एजुकेशन दी है, आपने उसको शिक्षा दी है। तो इस चीज के लिए याद रखिए, और अपने आप को हमेशा पैट करिए कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नहीं कि आपने उसको सिर्फ विषय का ज्ञान दे दिया, अगर उस नहीं दिया, अगर वो नहीं आया तो आपने कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने आप को हमेशा खुद को भी एनकरेज करिए जब भी कुछ आप ऐसा कार्य
कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है इसी के अंदर जो एक टेक्निकल हम वर्ड बोलते हैं राइट इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव इन्फोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट टेक्निक वही होती है कि जब बच्चे के अंदर कोई भी बिहेवियर है, आपको लगता है कि आप रोज उसको सिखाते हैं कि आपको नमस्ते करो। किसी दिन वो बच्चा, आप रोज सिखाते हैं, आज उस बच्चे ने गुड मॉर्निंग कर दिया। तो अगर उसने आज गुड मॉर्निंग कर दिया है और आपने इग्नोर कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि अगली बारी वो ना करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसको ये सीखने में कितनी एफर्ट लगाई थी उसने। तो जब उसने गुड मॉर्निंग करा और उसी के साथ आपने उसको कुछ ऐसा रिजल्ट दे दिया, मतलब बिहेवियर के बाद कॉन्सिक्वेंस उसको कैसा आभास हुआ, आपने क्लैपिंग कर दी, आपने अप्रिशिएट कर दिया, आपने कहा अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो आप मानिएगा कि अगले दिन भी वो इस बिहेवियर को रिपीट करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जब आप देखते हैं कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो बच्चे के अंदर आप चाहते हैं कि बार बार हो, तो उसके बिहेवियर के बाद उसको इस कुछ ऐसा मिले जिससे कि उसको लगे कि ये बिहेवियर करने से कुछ अच्छा का आभास होता है, तो वो उसको दोबारा दोबारा करेगा। इसी में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसा होता है जब आप चाहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर है जो बच्चे ने किया वो नहीं करे, तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा उसका बेनिफिट निकालना पड़ेगा जिससे कि वो उस बिहेवियर को ना करे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि आप बच्चे को ये कहते हैं कि अच्छा बेटा आप उससे बात मत करो, और वो चिल्लाकर बोलता है नहीं मैं नहीं सुनूंगा, तो हो सकता है कि, और आप नहीं चाहते कि वो बच्चा इस तरीके से करे, तो हो सकता है आपको कोई बेनिफिट उसके बाद का, मे बी उसको आगे गेम्स का पीरियड है, तो आप हो सकता है उसको जाने नहीं देंगे, या कुछ ऐसा जिसमें उसको आनंद आता हो, उसका प्लेजरेबल टाइम अगर निकाल लेते हैं, तो उसको वैल्यू करेगा, अच्छा कि मेरे को ये करने के बाद ऐसा होता है, तो वो कोशिश करेगा उस बिहेवियर को रिपीट ना करे। उसके बाद आते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी रिमाइंडर्स। ये प्रॉम्प्ट्स की तरह ही है कि अपनी कक्षा में, खासकर अगर आपकी कक्षा में ये बच्चे हैं, या मैं कहूंगी कि आपकी कक्षा में जब भी अ, छोटे बच्चे हैं, सो उनके साथ आप एक काम जरूर कीजिएगा कि ये विजुअल एंड ऑडिटरी रिमाइंडर्स, मतलब कि कुछ कार्ड, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, इंस्ट्रक्शंस के फ्लैश कार्ड्स बनाइए, जिसके अंदर कि बच्चे को पता हो, सामने दिखा, जैसे कि कीप क्वाइट, चुप रहिए, या किसी भी तरीके का क्लैप करिए, इस तरीके के कार्ड जरूर बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको सुविधा रहेगी, आपको आसानी रहेगी कि बच्चे के लिए बार बार उसको धीरे धीरे वो कार्ड से, कलर से, इंस्ट्रक्शन से उसके दिमाग में रजिस्टर शुरू हो जाएगा। तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, आप जैसे ही वो दिखाएंगे वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू हो जाएगा। एक तरह से हम इसको कंडीशनिंग भी कहते हैं कि एक चीज हम रेगुलर करते हैं तो वो बच्चा उसके हिसाब से कंडीशन हो जाता है, और उसको फिर वो वही चीज को अगेन से दोहराता दोहराता जाता है। आपको बार बार उसको सिखाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट के लिए। ये हमेशा है एडीएचडी बच्चों के लिए। हमने अपने सेशन में भी बताया था कि बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना, उसके एनर्जी को सही सुचारू रूप से एक तरफ करना, वो बहुत ही जरूरी होता है। और आपको, जैसे कि आपकी कक्षा में कोई महत्वपूर्ण विषय है जो आप पढ़ाना चाहते हैं, और आपको पता है कि एडीएचडी का बच्चा कंसंट्रेट नहीं करेगा, तो उसको 5-10 मिनट के लिए आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कक्षा में ही बोल सकते हैं कि ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो ब्रेन जिम एक्सरसाइज कर सकता है, कुछ क्लैपिंग कर सकता है, कुछ जंप कर सकता है, या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसकी एनर्जी रिलीज हो और वो टिक कर बैठ सके और आपकी बात को ध्यान से सुन सके। तो इस तरीके की उसको जो है एक्सरसाइज और फिजिकल वर्कआउट में आप इंडल्ज करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि एडीएचडी के बच्चों को कुछ भी करना हो, लेकिन कक्षा से बाहर नहीं भेजना। अगर आपको लगता है कि उसको भेज दें कि अच्छा ये फलानी चीज बाहर किसी और कक्षा में दे आए, तो गलती करेंगे, क्योंकि And वापस I नहीं did not आएगा। come in. बच्चे का जो ध्यान है वो बहुत ही जल्दी भंग होता है, तो वो कभी भी वापस कक्षा में आएगा नहीं, और वो बाहर ही घूमता रहेगा। तो जो भी करना है वो आपके सामने होना चाहिए, आपके कक्षा में ही होना चाहिए। छोटे छोटे असाइनमेंट्स को
ब्रेक करके, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो इनका समझ कॉग्निशन जो होता है या बहुत ही चीजें, तो ये आसान, जैसे मैंने बताया कि सरल भाषा समझ सकते हैं, तो जो काम भी इनको आपको सरल करके देना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारा काम इकट्ठा दे दिया तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। एडीएचडी का बच्चा ले लूं तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो वो नहीं लिखेगा। अगर वही आप इसको थोड़ा थोड़ा करके असाइनमेंट को भागों में डिवाइड करके देंगे, तो ये बच्चों की, क्योंकि कैपेसिटी इस तरीके के समय लेते हैं, तो अगर जैसे हम बड़ों के साथ भी होता है, जब बहुत ज्यादा हम काम देख लेते हैं तो हमारी काम करने की इच्छा ही नहीं रहती। तो अगर वही काम को हम, बहुत सारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो हम थोड़ा सा भी करते हैं तो हमें लगता है कि ये काम खत्म हुआ, अब अगला करते हैं। तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, कि हमें लगता है कि ये पूरा हो गया, हमने फिनिश कर लिया, तो वो हमें अगले कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो यही यही कुछ हमारा इन बच्चों के साथ भी होता है। तो जब भी इनको कोई भी असाइनमेंट दें, कार्य करें, गृह कार्य दें, कुछ भी दें, तो छोटा छोटा दें, जिससे कि जो आपको लगता है वो पूरा कर सके। हर बारी इनकम्प्लीट जो काम करेंगे तो उनके अंदर भी जो भावना आएगी हमेशा इनकम्प्लीशन की आएगी, और वो यही सोचेंगे कि वो लाइफ में कोई चीज कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ऐसी भावना नहीं आने देनी है उनके बीच में। उसके बाद है कि सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी हमने बताया था। आप टीचर्स ने भी बहुत ही अच्छे अच्छे हमें सुझाव भी दिए हुए हैं हमारे ZII प्रोग्राम के अंतर्गत, कि टीचर्स बहुत ही नए नए तरीके से बच्चों को बिठाते हैं कक्षा में, जिससे कि बच्चों का ध्यान जो है बना रहता है, उनका मन करता है कक्षा में आने का। तो बिल्कुल ऐसे ही करिए, लेकिन ये याद रखिए कि आप जब इन बच्चों के साथ हैं, तो एक तो वो समय निकल गया, बिल्कुल कोने में बिठाना है, अलग बिठाना है, बिल्कुल नहीं। आप बिठाइए, कोशिश करिए इस ऐसी जगह पे बिठाइए कक्षा में जहां पे आपकी नजर जा सके, बच्चा आपकी नजरों के सामने रहे, क्योंकि वो ऐसा कोई व्यवहार ना करे जिससे कि उसको परेशानी हो सकती है, अपने को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी और बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी अगर इसको बचाने के लिए आपको हमेशा बच्चे को पहली या दूसरी सीट पे बिठाएं। आप ऐसा बिठाएं जो बिल्कुल आपके पास हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकें। तो उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। इसकी बात तो हम हमेशा करते रहते हैं, पीयर एजुकेशन की, सहभागिता जो सहपाठियों से मिलती है। ये सभी जगह, ये तो आप टीचर्स ज्यादा अच्छा मेरे को बता पाएंगे कि ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा जल्दी सीखता है, बजाय कि जब एक बड़ा उसको सिखाता है। तो अगर कुछ ऐसे बिहेवियर हैं या कुछ ऐसे विषय हैं, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा है जो कि पर्टिकुलर विषय में बहुत अच्छा भी है और समझदार भी है, जिम्मेवारी लेने वाला है, तो ऐसे बच्चों के साथ इन बच्चों को पीयर एजुकेशन उनको बिठा सकते हैं, जिससे कि वो बच्चा धीरे 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 उसको सीख के कॉपी करके उसके साथ वो भी इम्प्रूव कर सकता है। और डूइंग मोर डिफिकल्ट लर्निंग टास्क इन द मॉर्निंग, और ये बहुत जरूरी है, जब भी हम सिखाते हैं हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल पे जब भी सब्जेक्ट होता है उसको सुबह सुबह पढ़ाइए, क्योंकि जब आप बच्चा स्कूल में आता है, रात की नींद पूरी कंप्लीट करके आता है, तो पूरा फ्रेश होता है। तो कुछ भी जो विषय थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको अगर हम सुबह पढ़ाते हैं या ब्रेक के बाद, जब उसका थोड़ा सा, जैसे लंच ब्रेक होती है, खाना खा लिया उसके बाद, तो थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी भी होती है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो उन चीजों को ज्यादा अच्छे से, उन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकता है, बजाय कि उसको एंड ऑफ द डे पे रखेंगे या एंड ऑफ द स्कूल पे, तब तक बच्चा थक जाता है। वो मानसिक रूप से भी थक जाता है और शारीरिक रूप से भी थक जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप जब भी इन विषय पे, जो मुश्किल विषय हैं, उनको आप इस समय पे लें। बच्चों को हमेशा एक्स्ट्रा टाइम देना है। आपको बताया कि बौद्धिक क्षमता के बच्चे को या स्लो लर्नर को टाइम लगता है काम को पूरा करने में और समझने में। एडीएचडी का बच्चा कभी भी एक बारी में बैठकर काम पूरा नहीं करेगा, उसको भी समय चाहिए। चाहे कक्षा के कार्य हो, चाहे एग्जाम के अंदर बच्चा पेपर कर रहा हो, आपको वो एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। ये उनकी सुविधाओं में भी लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे जो डिसेबिलिटीज के हैं, तो उनको, उनका सरकार के द्वारा उनको ये दिया गया है कि उनको समय एक्स्ट्रा
का दीजिए, चाहे वो उनके एग्जाम्स भी हों। और उनको अगर आप इस तरीके से उनके साथ सपोर्ट करेंगे तो वो अपना कार्य भी पूरा कर पाएंगे तो उनका आत्मविश्वास जो है वो प्रबल होगा, बढ़ेगा और अपने काम को आगे आगे वो बेहतर बनाते जाएंगे। फिर आ जाता है रिवॉर्ड सिस्टम, जो कि मैंने रीइंफोर्समेंट की आपसे बात कही थी, उसी के अंडर रिवॉर्ड आता है। रिवॉर्ड एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, हम टीचर्स को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हम टीचर्स भी जब अच्छा काम करते हैं और हमें ये चाहते हैं कि अंत पे हमारे काम को कोई सराहे, हमें रिवॉर्ड दे, तो आप सब मेरे साथ अग्री करते होंगे और उसी तरीके से हम अपने कार्य को बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी बच्चों के साथ है, मैं इन बच्चों के साथ नहीं कहूंगी। आपको अपने कक्षा में किसी भी बच्चे का बिहेवियर ऑल्टर करना है तो रिवॉर्ड एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे हमने बताया कि अगर वो अच्छा कार्य करता है तो आप उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, स्माइलीज बना सकते हैं, स्टार रख सकते हैं। आप एक ब्लैक बोर्ड पे पूरा उसका चार्ट बना सकते हैं कि आज के डे में उसने ये अच्छा काम करा, उसको इतने स्टार्स मिले। और मैं अक्सर देखती हूँ, काफी समय से ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि छोटे स्कूल में छोटे बच्चों को अक्सर टीचर उनके हाथ पे स्टार बनाकर दे देती हैं जब वो अच्छा काम करता है। और वो बच्चा बहुत ही प्राउड के साथ घर जाता है और सबसे पहले अपनी माँ को वो दिखाता है कि मेरे को देखिए स्टार मिला। तो बच्चा वैल्यू करता है, बच्चों को पैसे से ज्यादा इन सब चीजों की वैल्यू समझ आती है। तो अगर आप इस तरीके का रिवॉर्ड छोटे छोटे अपने क्रिएट कर सकते हैं तो बच्चों के लिए वो बहुत ही बेहतर होगा। और यही चीज आप उनके माँ बाप को भी सिखा सकते हैं, जो कि वो घर पे भी कुछ इस तरीके का बच्चे के साथ माहौल करेंगे तो आई एम श्योर कि अगर दोनों तरफ से ये इस तरीके से होगा तो बच्चे का जो उसका जो ग्रोथ है, वो जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बहुत ही सृजनात्मक तरीके से होगा। फिर है कि अपॉर्चुनिटी विद पियर्स, फिर वही बात कह रहे हैं कि जब दो बच्चे आपस में बैठे हैं तो ऐसे लगे कि दोनों बच्चों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यही बच्चा सिर्फ उससे सीखेगा, हो सकता है कि सामान्य बच्चा भी उससे कुछ ना कुछ सीखे। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइए जहां पे दोनों बच्चे एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे से अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, जिसका कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, दोनों बच्चों के ऊपर होगा, दोनों ही खुशी महसूस करेंगे। और फाइनली ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ विजुअल चेकलिस्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बोली, इस तरीके की चेकलिस्ट भी बना लीजिएगा, पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, सो दैट कि वाह उसके हिसाब से आप बच्चे का शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आपकी कक्षा में वो बच्चा है, किस टाइम पे उसको क्या करना है वो भी समझ सकेगा, तो उस शेड्यूल के मुताबिक वो अपना कार्य कर पाएगा। तो ये सब तरीके हैं जो बच्चे को बिहेवियर को ऑल्टर करते हैं और आप उसको अपनी कक्षा में ला सकते हैं। और अगले सेशन में जो है हम बात करेंगे कि एकेडमिकली किस क्या एकेडमिक चीजें हैं, कैसे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, कैसे आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट, कैसे उसमें एबीए टेक्निक्स होती हैं या उसके अंदर सीआरए टेक्निक्स होती है, वो उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, सो दैट आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो एकेडमिकली भी बच्चे को इंक्लूड कर पाएंगे, समावेशन उसका कर पाएंगे कक्षा के अंदर और सिखा सकेंगे। उसके साथ ही जो मेरे को आज आपको बच्चे के बिहेवियर के बारे में जो भी आपको बताना था मैं बता चुकी हूँ। अब आप में से कोई भी शिक्षक कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ प्रेजेंटेशन को। मैडम हाँ जी। मैडम मैं विश्वनाथ घोष मैम, विश्वनाथ हाँ जी, घोष। विश्वनाथ जी नमस्कार। सो नमस्ते आप मैडम। हमारे सेशन में रेगुलर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए। हाँ जी, पूछिए और थैंक बताइए यू आप कुछ बताना चाहते हैं। मैडम। मैं आई डू टेक वन टीएलएम मैम। हाँ जी। यस टीएलएम। हाँ जी, टीएलएम के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? ना मैडम, मैडम may I have drawn, I have give you the अच्छा, picture. अच्छा आपने ड्रॉ किया है, अभी आपके पास है वो टीएलएम, आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? Yes ma'am. बहुत बढ़िया। Yes महेंद्र, क्या TLM. हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं सर को शेयर मैडम करने के लिए? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। तो आप सर स्क्रीन पे शेयर करेंगे, कैसे करेंगे? मैडम स्क्रीन पे शेयर करेंगे।
हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर हमने वो कर दिया हुआ एनेबल, आप लीजिए, आप शेयर कीजिए हमारे साथ। Bawa di kelas ya. Gini. तो ये मेरा मामा सुविधा देखो दाई जो से आपको ना स्क्रीन शेयर पे क्लिक करिए, अगर आपके डेस्कटॉप पे वो होगा तो वो आज आप उसको शेयर कर सकते हैं। हेलो सर कर पा रहे हैं आप? सर नीचे जहाँ कीज बनी है मैडम हो नहीं रहा है। अच्छा, तो सर चलिए मैडम, कोई मैडम, बात this- नहीं, आप ये मैडम, this- बताइए कि ये आपने TLM क्या किया है। हाँ जी, आप मैडम टीएलएम में दिस ये TLM बताइए। you have to seen this मैम। मैं आपको एक्चुअली पिक्चर में बहुत थोड़ा आता है, अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएं कि आपने टीएलएम में क्या बनाया, तो जितने लोग भी अटेंड कर पा रहे हैं वो उन सबको समझ आ जाएगा कि आप क्या कर पा आपने क्या किया है। तो थोड़ा This TLM बताइए हम अपने मैम टीएलएम। हाँ जी, TLM इधर में मैम sing a song of people अच्छा ठीक like है। this sing a song of people that poem मैम अच्छा I जी, have drawn this हम्म there is a poet name poet date of birth और हम्म कुछ मैडम पिक्चर है इधर में हम्म। दिस में तो आपने एक सॉन्ग बनाया है हिंदी लोगों में के ऊपर। एक्सप्लेन कीजिए ना सर। this madam I have to join this madam zero investment innovation for education हिंदी में बोलिए ना बहुत सर, अच्छा है, हिंदी में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में तो ये टीएलएम आप वहां बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो आप जो हमारे सुबह से जो सेशन ZI के होते हैं तो प्लीज आप वो अटेंड करिए, आप उसमें अपना सुझाव दीजिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूंगी सारे शिक्षकों से कि आप ये जो दिव्यांग बच्चों के लिए अगर कुछ आप अलग से कर रहे हैं, टीएलएम बना रहे हैं, कुछ भी आपने कोई एक्टिविटी करी है, तो हमसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपको नहीं दिव्यांग- पता कि आपका आइडिया कितने लोगों के बीच में जा सकता है, जो कि बहुत जरूरत है। और मैं हमेशा मैडम टुमारो आई विल गिव मैडम बहुत सारी TLM आई विल गिव यू मैम ओके, थैंक यू सो मच सर विश्वनाथ जी। अगर ऐसा बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और हमें आप दीजिए, हमें लिखिए भी, हमारे ये जो वेबसाइट पे आप जो रूपांतर की है आप अपना टीएलएम दीजिए, वो मेरे पास भी पहुंच जाएगा और मानिए हम उसको बहुत वैल्यू करेंगे, जो अच्छा होगा उसको और लोगों तक भी लेकर जाएंगे। मैडम आपका धन्यवाद वेबसाइट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैडम आपका वेबसाइट क्या नाम क्या वेबसाइट लिखूंगा मैम विश्वनाथ हमारा जी, आई टू गिव यू दिस विश्वनाथ जी आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नंबर पिक करके मैं आपको कॉल कर लूंगा। आप जो चैट है ना सर, चैट के अंदर अपना नंबर डाल दीजिएगा और आपको कॉल भी जाएगा और हम आपको सब उसको इंक्लूड करेंगे हम। मैडम व्हाट्सएप नंबर दिएगा क्या नहीं वो सर आपको वो टीम अपने आप से आपको कांटेक्ट करेगी, बस आप चैट में अपना नंबर डाल दीजिएगा, आप अच्छा तक मैम हम ठीक है पहुंच जाएंगे। ठीक है मैम और कोई लोग और कोई क्वेश्चन किसी का है, आज का कोई गुड प्रश्न? इवनिंग मैम, मैं संतोष मेरी बोल रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ नमस्कार संतोष जी, आप भी रेगुलर आते हैं हमारे सेशन में, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, जो इतना अच्छा अपॉइंटमेंट अवसर प्रदान करते हैं। मेरा एक पीयर एजुकेटर को लेकर के सवाल है। हाँ जी जी, तो एक ही क्लास में जो बच्चे होते हैं, हाँ जी एक तो फास्ट लर्नर होते हैं और स्लो लर्नर होते हैं बिल्कुल। और मध्यम स्तर के भी होते हैं। हम्म। तो अपन पीयर एजुकेटर फास्ट लर्नर को उसी क्लास के बच्चे को चयन करना है या फिर और उच्च कक्षा के बच्चों को? नहीं, उसी कक्षा में आपकी देखो पीयर तो है जो उसके साथ है, क्योंकि देखिए दूसरी कक्षा के जो बच्चों को आप एकदम तो नहीं कक्षा में हर टाइम नहीं ला सकते, लेकिन उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक तो है कि जब कक्षा के कोई भी कार्य हो रहे हैं तो अगर उसके साथ एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा फास्ट लर्नर है, उसके साथ उस बच्चे को बिठा दिया तो बड़े सारे निर्देश हैं, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ भी बात करना है, पीछे से प्लीज अच्छा हाँ विश्वनाथ जी आपको अपना बटन म्यूट ऑन करना पड़ेगा।
तो ऐसे में क्या होगा कि वो रोज की जो उसकी परेशानियां हैं, क्योंकि आप हर टाइम आप उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, तो वो अपने साथ वाले सहपाठी के साथ बैठ के उसको कॉपी करके बहुत सारी चीजें अपने आप कर लेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कक्षा स्कूल के अंदर कोई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, थोड़े मेच्योर हैं, बड़े हैं, आप उनको बाद में भी लर्निंग के लिए, सपोज बच्चे के पड़ोस में रहते हैं, उसके घर के पास रहते और अच्छा बच्चा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको गृह कार्य में और उसको सीखने में घर पे भी एक तरह से वो ट्यूटर का काम कर लेता है, उसको सिखा सकता है। तो दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो पीयर का मतलब कि हाँ, एक तो हम कक्षा के अंदर की, उसके लिए हम बाहर का बच्चा नहीं ला सकते क्योंकि उसकी भी क्लास है, लेकिन बाद में उसके स्कूल के बाद कुछ बच्चे हैं जो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है अगर आप कुछ ऐसा कर सकें अपने स्कूल में, तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं चाहूंगी कि ऐसा इम्प्लीमेंट हो सके। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। आपके क्लास में मुझे पहली बार ये मैसेज आया था, फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया था, हाँ और जी। आपकी क्लासेस जो हुई थी, हाँ जी। ट्रेनिंग, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, अच्छा जी। शासकीय प्राथमिक शाला चौबे कॉलोनी। तो अच्छा। मैम, आपकी चली थी यहाँ अरविंदो सोसाइटी की स्पेशल बच्चों की हाँ, क्लासेस प्रोजेक्ट थी। इंक्लूजन आपने जी जी अटेंड जी। किया मैडम हमारा। हाँ जी। हाँ जी जी जी। हाँ तो जी। उसमें मेरी क्लास में एक बच्चा था, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मैम। हाँ जी। मैंने वो बच्चे के बारे में भी आपकी संस्था को दिया था जानकारी। हाँ जी। तो रसिक बिहारी बच्चा नाम था उसका, और वो ठीक बच्चा है। जो था बिल्कुल एडीएस का बच्चा था, और उसको कुछ भी, यानी मैंने अपनी समझ से वो सीधे 5 साल पीछे था। हम्म। तो आपकी ही ट्रेनिंग और उसका मुझे इतना फायदा मिला कि उस बच्चे को मैंने उसके अकॉर्डिंग, आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही लेकर चला, और वो बच्चा मेरे पास से जाते जाते काफी कुछ सीख गया मैम। वो इतना था कि उसको बोलना समझना, और जो भी ऑर्डर दे रहे हैं हम, वो कुछ भी ना करना, वो कुछ भी नहीं जानता था। तो हम लोगों ने उसको आपकी दी हुई ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही उसको सारा कुछ शिक्षा दिया। तो वो बच्चा था तो समझने लग गया, और फिर हम लोगों ने उस बच्चे को, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो उसके साथ बैठते और उसको समझाते और जो उसको सपोर्ट करते, उन बच्चों के बीच में बैठाना शुरू किया। तो उसको बच्चे ऐसे हो गए कि लास्ट टाइम में वो बच्चे को घर से लाना और घर तक छोड़ना, ये भी काम वो करते थे। और उसके माता पिता बहुत बहुत धन्यवाद करके गए कि बच्चा यहाँ तक समझने लग गया, कि कहना मानने लग गया। वो बच्चा यानी एकदम 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 था, हद से ज्यादा डिसऑर्डर बच्चा था। तो बहुत सपोर्ट मिला, थैंक्स आपके सारे ट्रेनिंग्स का। और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अरविंदो सोसाइटी को, कि उस बच्चे के लिए मुझे काफी हेल्प मिली आपकी ट्रेनिंग से। और वाकई वो बच्चा आपके ही मतलब दिए हुए सारे सजेशन से काफी हद तक के मुझे उस क्लास में उसको मैनेज करना आसान हो गया। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है पहले जी, तो बताइए। मेरा नाम हसरत इरफान है। अच्छा, और कौन से आप स्कूल से हैं? शासकीय प्राथमिक शाला चौबे कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। ओके। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ये बात शेयर करी। तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि हम सही जी दिशा में काम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग में आपने जो अटेंड किया और उसके बाद अप्लाई किया, ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं हाँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और जैसे मैं रिएक्शन में है, तो ये क्लैपिंग आपके लिए है मेरी तरफ से, कि जस्ट कीप डूइंग अ गुड वर्क। थैंक यू अगर मैम। आप जैसे टीचर्स जब ऐसा काम करते हैं, तो हमारा भी हौसला बहुत बढ़ जाता है कि नहीं, हमें इसी दिशा में और कार्यक्रम करना है और कार्य जी करना है। जी थैंक जी यू सो मैम। मच मैम, और करते रहिएगा, जी हमें जी। लिखते भी रहिएगा, हमारे सारे सेशंस अटेंड करिए, और एक्चुअली भी मैडम आपको वो, सीखने का जी मिलेगा। जी जी, वो बच्चा जो है वो हमारे पास इस तरह से आया था कि डॉक्टर्स ने उसको स्पेशल कहा था कि नॉर्मल बच्चों के बीच में उसे बैठाएं और नॉर्मल स्कूल में ले जाकर डालें। कोई ले भी नहीं रहा था, काफी ऑब्जेक्शन भी उठे थे शुरू शुरू में, वो बच्चा काफी हमें परेशान किया। लेकिन जैसे मैंने ये ट्रेनिंग आपकी अरविंदो सोसाइटी की करी, तो मुझे काफी हेल्प मिली उससे। और वो 2 साल मेरे पास में वो बच्चा रहा, 4th और 5th तक। तो वो बहुत कुछ सीख कर गया, वो मतलब हर ऑर्डर को सुनता था, फॉलो भी करता था।
इवन मैम जब आपसे तक मैं मैं रिक्वेस्ट क्लास में करूंगी रहती थी चैट मैम, में तो मैं अपना नंबर जी लिखिएगा, बिकॉज हो सकता है ओके हमारी टीम आपके साथ भी संपर्क करे और इसकी हम एक केस स्टडी भी बनाएं। तो सो थैंक यू सो मच हमारे ओके साथ ये शेयर करने थैंक के यू लिए। मैम, और कोई टीचर थैंक हैं यू। जिनका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना Madam, चाहते madam, hi, madam, हैं? हाँ madam, जी। what is differential, ma'am? डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं? है ये हाँ इधर हाँ में जी। लिखा है मैडम। हाँ, सो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और डिफरेंट। डिफरेंशियल बेसिकली क्या है, मेन पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है रीइंफोर्समेंट। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का मतलब है जो इमीडिएटली अगर आप बच्चे ने कुछ भी किया है उसका साथ के साथ उसको जो भी रिजल्ट मिलना है, जो भी आप उसके लिए कुछ भी करते हैं, कोई बिहेवियर टेक्निक करते हैं साथ के साथ, तो वो डिफरेंशियल आ जाता है। जैसे अगर कोई भी आपको बिहेवियर है साथ के साथ उसका आपने इमीडिएटली उसका जो भी रिस्पॉन्स दिया, so that is there, nothing very specific or different। तो मैं यही कहूंगी कि बस आपको ये समझना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, कि कुछ देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है उस बिहेवियर को हटाने के लिए, उसमें से कुछ निकाल लेते हैं उस बिहेवियर को हटाने के लिए, वो नेगेटिव हो जाता है। अगर कोई रिवॉर्ड देते हैं तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर कोई चीज उसके बेनिफिट हटा लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसको खेलने नहीं देने दिया, उसका टीवी का इंपॉर्टेंट अच्छा प्रोग्राम था फेवरेट, वो उसको देखने नहीं दिया, तो आपने उसको कुछ करा नहीं है, बस उसके उसका बिहेवियर वहां उसका वो जो उसका प्लेजर टाइम था वो हटा लिया, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाता है। दोनों ही तरीके में क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा, उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। उसको ये समझ आएगा कि ये गलत बिहेवियर करने से या तो मेरे को ये चीज मिलेगी नहीं, और तो ऐसा होगा अगर अच्छा बिहेवियर करता है तो मेरे को ये चीज मिल जाए। बस ये है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी, आपका शुभ नाम? अनूप कुमार सिंह। नमस्कार अनूप जी। हाँ जी। नमस्कार। मैं मैम झारखंड के एक आपको रांची जिला का खिलाड़ी प्रखंड है। आज खिलाड़ी में हमारी ट्रेनिंग हुई थी अनूप जी। अच्छा, हाँ हुई है। हाँ जी। तो मैं यहाँ का अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी हूँ, अच्छा जी। और मैं ओके। निष्ठा में मास्टर ट्रेनर भी रहा। अभी निष्ठा के जो ट्रेनिंग हुई हाँ झारखंड जी। में, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें भी अरविंदो सोसाइटी से लोग हाँ मेरे जी यहाँ आए थे। और बिल्कुल। एक दिन मैंने 20-25-30 दिन तक चानो ब्लॉक में था, उसके बाद अपने ब्लॉक खिलाड़ी प्रखंड में आ गया था। अच्छा जी ठीक मेरे है। विद्यालय में एक बच्चा है मैम। हाँ जी। ऐसे मैं एक्चुअल अभी अपग्रेडेड गवर्नमेंट हाई स्कूल राय में पोस्टेड हूँ, हाँ जी। लेकिन उस टाइम जब मैं निष्ठा का ट्रेनिंग दे रहा था मैम, उस समय मैं डिप्यूटेशन था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खिलाड़ी में। हम्म, तो वहाँ पर एक बच्चा था मैम, वहाँ मैंने 2-3 साल रह गया था डिप्यूटेशन में। हम्म। तो वहाँ एक बच्चा था जो व्हील चेयर से, वो दिव्यांग बच्चा आता था मेरे यहाँ, ठीक है। और वो क्लासरूम तक दिव्य उसके माँ या उसके गार्जियन जो है सो लेके आते थे, फिर वो बेंच में आके बैठ जाता था। हम्म। उसे थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती थी। हम्म। वो अपना व्हील चेयर नहीं मन चला पाता था। तो हम्म। मैंने उसको एक दिन देखा कि बच्चे उसे ऊपर क्लास वाले जो हैं सो उसे फील्ड में दौड़ा रहे हैं उसके चेयर को लेकर के। तो हम्म। मैंने कहा रुको रुको, इसको रुको जरा। तो हम उसके पास गए और बोले हम कि तुम बेटा नहीं चला पाते हो क्या? तो बोला हम्म। नहीं सर, से मेरा हाथ, वो हाथ बेचारा बोला कि वो हाथ से काम नहीं करता नहीं है आगे। करता। ठीक। तो हमने ठीक है। उससे कहा कि एकदम तेरा हाथ काम करता है, कौन बोल दिया तेरा हाथ काम नहीं करता है? तेरा हाथ तो हम्म। बहुत अच्छा काम करता है, पकड़ो तुम हम्म। अपना व्हील का चक्का को पकड़ो। तो वो हम्म। धीरे धीरे करके उस फर्स्ट दिन में ही वो व्हील चक्का पकड़ लिया। बहुत और बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। बल तो नहीं लगाया, लेकिन हमें हम्म। उस समय लगा क्या मैं उसके साथ अच्छा किया या खराब किया। और धीरे धीरे हम्म। वो व्हील चेकर दोनों पकड़ने लगा, दोनों हाथ से। बहुत बढ़िया। तो तो क्या वैसे उसको आगे प्रोत्साहित किया जाए कि ताकि वो चक्का बिल्कुल चलाए? डेफिनेटली आपने बहुत सही किया, बिकॉज यही मैंने पहला जब शुरू किया था सबसे पहला यही पॉइंट बोला था कि आपको ये मत सोचिए कि ये जो ये धारणा गलत है कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना, उसको छोटे छोटे चैलेंज देने हैं, वो छोटे छोटी चुनौतियां उसको देनी है। अगर वो उन चुनौतियों को पार करेगा तो अगली चुनौती के लिए वो तैयार होगा। तो आपने उसके अंदर ये विश्वास दिलाया कि वो कर सकता है, क्योंकि
अक्सर क्या होता है कि एज ए माँ बाप भी या हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये बच्चा असहाय है, इसको नहीं कर रहा, उसका सारे काम हम खुद करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं उम्मीद करते आपसे, कोई भी व्यक्ति ये उम्मीद नहीं करता, आपकी दया की उम्मीद नहीं करता, आपकी करुणा चाहिए उसको, आपका वो स्वभाव चाहिए कि जिसमें आपको भी लगे कि उसको क्या दिक्कत होती है। तो दया मत करिए, दया मत करिए, उल्टा उनको प्रेरित करिए कि वो उस कार्य को करें। आपने बहुत ही अच्छा किया है, मैं आपको भी रिस्पॉन्स ये दूंगी कि बिल्कुल ऐसे ही करना है और आगे भी करिए। हाँ, जरूर आप पूछ सकते हैं, माँ बाप से सलाह कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज तो नहीं है जो डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ ने मना करी हो, उसके बारे में जानकारी लीजिए। लेकिन जितना आपने बोला उसके हिसाब से मैं यही कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया और कुछ तो सही मैंने किया। प्रेडिकल में देखा है मैम कि कुछ हाँ अच्छे जी। बच्चों को, नॉर्मल बच्चे हैं वो, लेकिन हम्म। उनके माता पिता देखते हैं उसको 5% दिव्यांग वो बना देते हैं। हाँ, बस वही अभी वही मैं वही बिल्कुल क्लास में उसको बैग नहीं उठाने देंगे, अब वो पढ़ रहा है तो मम्मी पानी चाहिए, वो पानी ला करके देंगे, उसका मुंह पोछेंगे, उसका हाथ सही है, फिर आपको मुंह पोछने की उसे क्या जरूरत है। बस तो इसी के लिए तो बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय में बच्चा वो सीखता है जो घर पे नहीं सीख सकता है, और यही एक शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक का जो रोल है, मैं शुरू से कहूंगी कि वो बहुत ही जरूरी, बहुत समाज को बनाने में शिक्षक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। थैंक बाकी यू सो टीचरों मच से फॉर शेयरिंग। गुड इवनिंग और मैम। बोलता था हाँ बाकी जी, टीचर हाँ जी, लोग से कि मुझे अनूप सर से काफी थोड़ी सी डर लगती है। गुड वो इवनिंग मैम। हाँ डिसिप्लिन जी, बहुत टाइट है। हाँ जी मैडम, एक और हमारे साथ है, मैडम बताइए। गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। आज मैं भी पहली बार जुड़ी हूँ, रांची झारखंड से ही बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम आपका प्रोग्राम। वैसे हम लोग बहुत समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण ले चुके हैं, हाँ जी, लेकिन आज रिव्यू हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक्स। रांची में तो हमने पूरा दिया है शिक्षण, हमने सारे टीचर्स जी को दिया। आप कौन जी, से मैं कांके कौन कांके से ब्लॉक से हूँ। कांके में तो हमने दिया है। कांके में मैंने सबसे पहले हमने कांके ब्लॉक से शुरुआत करी थी, और सबसे पहला जो प्रशिक्षण था कांके का, सबसे पहला तो मैंने दिया था, मेरे को अभी तक ये याद है। तो जी तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हमें इतना स्नेह मिला, टीचर्स इतने जो एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, दे वांट टू लर्न। मेरा पहला वो था एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो बस यही कहूंगी कि जो आपने सीखा, शिक्षा एक ऐसी चीज है, आपको बताने की ही जरूरत नहीं है, कि अगर जी जी सीख जी, ले तो हमेशा काम आएगी। और बस जो बिल्कुल बिल्कुल सीखा मैम। है, ये ट्रेनिंग का भी माध्यम इसलिए रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो जिन्होंने हमारा प्रशिक्षण लिया है उनके लिए और अच्छा है। और अभी हम आपको थोड़े दिनों के बाद आपको हम एक चेकलिस्ट देंगे जो आपको मोबाइल ऐप पे ही होंगी, सो दैट कि अगर जी जी आपको बच्चे में कोई परेशानी होती है, आप चेकलिस्ट भरिए, हमारे तक पहुंच जाएंगे, हम आपको उसके हिसाब से गाइड भी जी करते जी रहेंगे। जी मैम, हम लोग बहुत केस हिस्ट्री वगैरह भी बनाए थे, हम लोग को रिवॉर्ड वगैरह भी मिला था। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा। जी जी, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। तो मैं थैंक्स। देख रही हूँ कि आज प्रश्न कम है, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, सभी ने वो शेयर किया जो उनके एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि जब इतने लोग अटेंड कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास होता है कि जो हमने सीखा है, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे जो हमारे बच्चों के काम आएगा। तो एनीबडी एल्स, और यहाँ हम सेशन को कंप्लीट करें, समय हो गया है। थैंक्स तो मैम। तो मैं सब लोगों का, आप सबका धन्यवाद करूंगी। और कल के मैडम काल सेशन, काल काल होगा टुमारो। कल इंग्लिश में होगा। कल हम ओके मैम, बताएंगे जो क्लासरूम टेक्निक्स हैं, क्लासरूम में क्लासरूम टेक्निक्स। हाँ, जिसमें मैम एक एकेडमिक ज्यादा क्वेश्चन है होगा। मैम। हाँ मैं जी, मैम हाँ एक जी। क्वेश्चन है, कैसे हम लोग को आप लोग जोड़ती हैं? हाँ, अभी देखिए, अब आजकल हम इसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जब तक कि हमारा स्टेट का हमें, बिकॉज अभी वैसे ट्रेनिंग्स तो हम नहीं कर पा रहे हैं कोविड कोरोना वायरस की वजह से, तो या इसीलिए हम इसके साथ रोज जुड़े हुए हैं। तो नहीं नहीं, अगले तो कुछ जैसे कैसे आपको पता है कि मैं टीचर हूँ, या फिर मोबाइल हाँ, नंबर मैंने कैसे पता चला? आपके जैसे आपको आपने को अगर याद होगा, जब आपने हमारी ट्रेनिंग अटेंड करी थी, आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, जी उसमें जी जी आपने जी आपकी डिटेल्स दी थी। तो हमारे जी। पास आपकी डिटेल है, और हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे इसके और माध्यम कुछ से। टीचर्स को हम जोड़ना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे भी उनको भी मैसेज दीजिएगा। और मैं यही कहूंगी कि आप इस समय अपने कोई और केसेस हैं तो डिस्कस कीजिएगा। तो इस समय को अच्छे, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करिए। आपकी कक्षा में इन बच्चों से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो बहुत अच्छा है कि हम रोज आधे घंटे मिलते हैं, उसके अंदर आधे 1 घंटा ही मिलते हैं, तो उसके अंदर आप अपने जो भी कोई समस्या है बच्चों से जुड़ी हुई उसको लेके आइएगा, तो हम और भी बात करेंगे। और भी अगर आपको लगता है कि और कैसे सेशन चाहिए तो हम वो भी लेके आएंगे श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से। कोशिश करेंगे जो बेस्ट हम कर सकते हैं। आप टीचर्स के साथ जुड़कर कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, जी उसी जी की जी निरंतर कोशिश करते रहेंगे। तो थैंक Madam, आज I का have सेशन written all में, these things. हाँ जी, I have written. Madam, I have ओके written जी, all these things. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी तो मैम दिया जलाएगा। जय श्री राम के दिया जलाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल और सभी लोगों को मैं बधाई भी देना चाहूंगी। पीछे त्योहार हमारा ईद का त्योहार और हमारा बकरीद रक्षाबंधन मैडम निकला है। रक्षाबंधन। तो बकरीद तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ सबने अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक